एक समय था जब दुनिया भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी थी और कई ऐसे रोग भी थे जिनके बारे में जानकारी तक का अभाव था। लेकिन वर्तमान युग में मानव जाति ने इस कदर प्रगति कर ली है कि शायद ही कोई ऐसा रोग आज होगा जिसके बारे में जानकारी या इलाज की कोई कमी होगी। वैसे कई ऐसी जानलेवा बीमारियां आज भी हैं जो हर वर्ष लाखों जिंदगियां लील लेती हैं और इन्हीं बीमारियों में से एक है ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में टीबी कहते हैं। एक शोध के अनुसार टीबी के कारण दुनिया भर में हर रोज औसतन 4100 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इस रोग की गंभीरता को समझते हुए पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा टीबी रोग को समाप्त करने के लिए बेहद संजीदगी से कदम उठाए गए हैं। दुनिया में जहां टीबी को समाप्त करने के लिए 2030 तक की समय सीमा तय है, वहीं भारत 2025 तक ही इस रोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में एक पुख्ता कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने गत 7 दिसंबर को 100 दिनों के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका उद्देश्य टीबी के मामलों की पहचान में सुधार, निदान में देरी को कम करना और खास तौर पर कमजोर आबादी के लिए इलाज के नतीजों को बढ़ाकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है। टीबी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया था। साथियों, दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है, लेकिन भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जा रहा ये अभियान टीबी को खत्म करने और टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की भारत की रणनीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और बात अगर जम्मू संभाग की करें तो यहाँ 3 जिलों जम्मू, सांबा और कठुआ को इस अभियान के अंतर्गत लाया गया है। यानी जम्मू संभाग के इन 3 जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। टीबी रोग क्या है और इससे जुड़े अन्य सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद है स्टेट टीबी ऑफिसर यानी एसटीओ डॉक्टर ज्योति जॉली, जिनसे बात कर रही हूँ मैं आपकी मेजबान अभिलाषा शर्मा और मेरे साथी विजय बजाज। डॉक्टर जॉली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आप हमारे श्रोताओं को जो है वो टीबी के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 100 दिन का अभियान शुरू हुआ है उसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीबी है क्या, किस प्रकार की बीमारी है ये? टीबी जो है एक बीमारी जो बहुत सदियों से चलती आ रही है भारतवर्ष में और वर्ल्ड में। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो बीमारी है ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन का कहने का मतलब है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारे बात करने से, जैसे हम बात करते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे सांस के द्वारा हवा में जो ड्रॉपलेट्स जो नमी की शेप में जो हमारे मुंह से निकलती है हवा, उसमें ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर होता है बैक्टीरिया और ये हवा में फैलता है। तो ये एक रेस्पिरेटरी रूट से हमारे सांस के द्वारा ये फैलने वाली ये एक बीमारी है और ये काफी सालों से हमारे वर्ल्ड में प्रेवलेंट है। अगर देखा जाए ग्लोबल बर्डन, अगर हम उसकी बात करें तो जो भारतवर्ष है उसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 20% से कम पॉपुलेशन है, लेकिन जो टीबी का बर्डन है वो 25% जो वर्ल्ड का जो टीबी बर्डन है वो हमारे भारतवर्ष में वो जो इतने पेशेंट्स हैं वो इसके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और देखा जाए लगभग एक साल में हमारे 20 लाख केसेस भारतवर्ष में निकल के आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो इसको हमने देखना है कि इसके क्या लक्षण है, कैसे इसका रोकथाम किया जाए, क्या इसके ट्रीटमेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो मैं आपको एक एक करके थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालूंगी। जैसे आपने अभी कहा कि इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स, वो एक आम आदमी को, आम नागरिक को कैसे पता चले कि हाँ उसे टीबी की शिकायत हो सकती है? जो टीबी है मुख्य तौर पे देखा जाए ये 2 टाइप की कैटेगरी में होता है। एक इसको कहते हैं जिसमें हमारी सांस का जो
पैसेज है, पल्मोनरी टीबी इसको कहते हैं, जो हमारे लंग्स में होता है। और दूसरा जो टाइप का टीबी है वो हमारे जिस्म के कोई भी हिस्से में फैल सकता है। जैसे क्योंकि टीबी सांस के द्वारा हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारी लंग्स में होगी, उसके बाद ब्लड के थ्रू ये कोई भी बॉडी के कोई भी ऑर्गन में फैल सकता है, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। वो हमारे कोई लिम्फ नोड्स, बोन्स में, मांसपेशियों में, न्यूरो सिस्टम, ब्रेन में जा सकता है, स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारी इंटेस्टाइन्स में फैल सकता है, एब्डोमेन में। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी हुआ। तो ज्यादातर जो टीबी है वो पल्मोनरी होता है, जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें मुख्य तौर से जो लक्षण हमारे देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहले पेशेंट जो आएगा हिस्ट्री ऑफ फीवर करके आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है खांसी क्यों होगा उसको। अगर हम देखें 10 दिन या 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है, वो चिंता का विषय बनती है। या बलगम है, इसके बीच में खून का कतरा आ रहा है, या पेशेंट कहते हैं कई बार हमको रात को ठंडा पसीना आ रहा है सोते वक्त, उसको तरेलियां आती हैं, और वजन घटना। ये जो 4-5 लक्षण है, ये मुख्य तौर से लक्षण है जो टीबी के पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है और भी लक्षण है, कई बार जो पेशेंट है उसको नजरअंदाज कर देता है, जैसे वजन घटना, उसकी भूख कम लगना, कोई ऐसा जिस्म पे जख्म है जो बहुत देर से नहीं भर पा रहा, या उसको कोई लिम्फ नोड की कहीं स्वेलिंग हो गई है, कोई गले में या और कोई बॉडी के हिस्से में उसको कोई ऐसी छोटी सी गांठ पैल्पेट दिखाई दे रही है, तो ये भी एक टीबी के लक्षण की तरफ इसकी भी जांच करने की जरूरत होती है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जैसे लोगों को, जिनकी अब बहुत इतना अवेयरनेस इसके बारे में हो रही है, रेडियो में इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही है तो आप इसका एक बारी चेक करा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे टीबी की शिकायत हो सकती है, तो उसे कहाँ जाना है और किस प्रकार जांच करवानी है? मैम, इससे पहले कि आप इस चीज का जवाब दें, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने खांसी का जिक्र किया, तो क्या कुछ खास तरह की खांसी आने पर ही हम टीबी का इलाज करवाएं? क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो वायरस, बैक्टीरिया, इनका लोड बहुत ज्यादा है, लोग पहले की तुलना में ज्यादा बीमार हो रहे हैं, और हर तीसरा आदमी जो है वो खांसी से ग्रस्त पाया जाएगा। तो किस तरह की खांसी होने पर टीबी का खतरा हो सकता है? मैम देखिए, खांसी तो बहुत टाइप की होती है। एक होती है बिल्कुल ड्राई कफ, कई बार मौसम के हिसाब से होती है, आजकल जैसे ड्राई वेदर चल रहा है, तो उसमें जो खांसी है वो सूखी खांसी होगी। उसके बाद खांसी होती है जिसमें बलगम आती है। बलगम सफेद रंग की भी हो सकती है, गाढ़े पीले रंग की हो सकती है, हरे रंग की हो सकती है, बलगम वाली खांसी। तो खांसी तो हमें जांच करनी ही है। अगर वो खांसी हमारी हफ्ते 10 दिन 15 दिन से ज्यादा की खांसी है, तो उसकी हमने जांच जरूर करनी है कि वो किस टाइप की खांसी है, कहीं ये टीबी का लक्षण तो नहीं है। बाकी मौसम के हिसाब से थोड़ी खांसी का आना, थोड़ा बुखार आना, वो नॉर्मल भी होता है, लेकिन स्टिल इसमें हमें नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि देखा गया है कि जो टीबी का जो प्रेवलेंस है ना हमारे देश में, वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें कोई भी खांसी को नजरअंदाज नहीं करना है और उसको जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर लेके जाना है। और हमारे जो फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की, अगर मैं बात करूं तो हर जगह हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं। हेल्थ सेंटर्स में जाके मरीज को अपनी खांसी की जांच करानी है, डॉक्टर से वहां पे जांच करानी है, अपना एक्सरे करवाना है। जो टीबी के उसमें देखा गया है कि एक्सरे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरे की जांच हो जाए तो उसमें भी टीबी के लक्षण जो हैं तो वो आ जाते हैं। और स्पुटम की जांच, स्पुटम कहते हैं बलगम को, बलगम जो है 2 सैंपल के रूप में हम जांच करते हैं। एक सैंपल जो है रात का लेते हैं पेशेंट का, और एक नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, वो उस वक्त सैंपल अपना देता है। तो 2 सैंपल्स की जांच करना बहुत जरूरी है, और ये हमारी हर जगह, हर हेल्थ फैसिलिटी में ये हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैम, हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में ये फैसिलिटीज कहाँ पर अवेलेबल हैं? यदि किसी को पुष्टि हो जाती है कि उसे टीबी हो चुका है, तो उसे कहाँ जाना है? सबसे पहले तो जांच के बारे में ही बताइए कि जांच के लिए भी कहाँ जाना है? जांच के लिए इसके कोई भी हमारे हेल्थ फैसिलिटी में जाके, हर जगह डॉक्टर्स अवेलेबल है, हेल्थ स्टाफ अवेलेबल है, वो अपने आप को जांच करा सकता है। और अगर उनको लगता है कि इसको अपनी बलगम की जांच करानी है, तो हेल्थ की तरफ से वो 2 कंटेनर्स फ्री मिलते हैं, वहां से वो ले जाके पेशेंट उसमें अपनी बलगम डाल के और अपनी हेल्थ फैसिलिटी में आए और वहां पे उसकी जांच हो जाती है। तो जो इसकी जांच के लिए टेस्ट होते हैं, एक होता माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा हम की स्लाइड बना के बलगम टेस्ट करते हैं, और उससे भी जो आजकल इम्प्रोवाइज्ड अच्छा आ गया टेस्ट, उसको हम नैट टेस्ट करते हैं, NAAT, जिसमें न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है। वो मशीनों के द्वारा टेस्ट होता है। और ये जान के आपको खुशी होगी कि हमारे जम्मू डिवीजन में इस वक्त 43 सेंटर्स में ये नैट मशीन्स अवेलेबल हैं, और 8 जगह CB नैट मशीन्स अवेलेबल हैं। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये टेस्ट।
और हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो मशीनें 10 सेंटर्स में अवेलेबल हैं। इसी तरह हर जितनी भी हमारे जम्मू डिवीजन की ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में ये नैट फैसिलिटी अवेलेबल है और इसका तुरंत जो है 1-1.5 घंटे के बीच में इसका रिपोर्ट आ जाती है और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होने की वजह से इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है और इसमें पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, जिसमें पेशेंट की अच्छी तरह से जांच हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो एक्सरेज है। एक्सरे भी हमारे हर हेल्थ फैसिलिटीज में अवेलेबल है, जो एक्सरे के द्वारा टीबी की जांच हो जाती है। तो मैम, जिस तरह से मेरी सहयोगी अभिलाषा ने अभी आपसे जानना चाहा था, उसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि यदि टेस्ट में कोई पॉजिटिव पाया जाता है, हाँ जी, तो आगे उसको कहाँ जाना है, किस तरह से इलाज करवाना है, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज हमारे जम्मू संभाग में अवेलेबल है? इसमें अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है तो पेशेंट को हम नोटिफाई कर देते हैं। नोटिफाई का मतलब होता है ऑफिशियली उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं और एक हमारा निक्षय पोर्टल होता है, उस पे हम इसको एंटर करके पेशेंट जो है उसको एनरोल कर लेते हैं। उसके बाद उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटी पे मेडिसिन अवेलेबल होती हैं और वो उसको पेशेंट को दी जाती हैं। मेडिसिन जो है वो 6 महीने का कोर्स चलता है और वो थोड़ा एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं, पर यूजुअली 6 महीने का कोर्स रहता है, जिसमें पहले के 2 महीनों में 4 टैबलेट्स खानी होती हैं, फॉलोड बाय बाकी के जो 4 महीनों में उसको 3 टैबलेट्स डेली की खानी होती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और जो फैसिलिटी रहती है, जो टीबी पेशेंट्स एनरोल हुए हैं उनको गवर्नमेंट न्यूट्रिशन के लिए 1000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालती है एवरी मंथ। हर महीने 1000 रुपया, पहले 500 रुपया था, अब गवर्नमेंट ने 1 नवंबर से ये रकम बढ़ा के 1000 रुपया कर दी है, जो 1000 की रकम उसके बैंक अकाउंट में जाती है पेशेंट के फॉर 6 मंथ्स। ये पैसे जो हैं उसकी न्यूट्रिशन के लिए दिए गए, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है, हमारा पोषण जो है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है टीबी बीमारी से। क्योंकि जब जब इंसान की न्यूट्रिशन कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो उसको ये बीमारी लगने के चांस होते हैं। और इसके अलावा निक्षय पोषण योजना के तहत निक्षय मित्र बनाए जाते हैं, जिसमें फूड बास्केट्स जो है पेशेंट को दी जाती हैं हर महीने। जैसे आपने निक्षय मैत्री की बात की, उसके बारे में थोड़ा और बताएं प्लीज। निक्षय मित्रास जो है प्रधानमंत्री जी की एक योजना जो 2022 से लॉन्च हुई है, 9 सितंबर को लॉन्च हुई थी। इसके तहत जो हमने निक्षय मित्रास अपनी कम्युनिटी से बनाने होते हैं, अपनी कम्युनिटी से वॉलेंटियर्स को लेके, कोई जो वॉलेंटियर करके कुछ एनजीओज हैं वो अपने आप को एनरोल करके, और वो एक किस्म की एक एड है जो हम अपने तौर पे पेशेंट के लिए देते हैं। और वो बास्केट की शेप में आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, खुद बास्केट बना के, या वो एनजीओ है वो बास्केट बना के, उन लोगों को आप इकट्ठा करके इस बात की अवेयरनेस देंगे कि ये हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा अगर हम टीबी के पेशेंट के लिए डाइट का बंदोबस्त करें। पर मंथ वो डाइट बना के कोई भी अपने आप को एनरोल करके, एनीबडी, और हमें मैक्सिमम निक्षय मित्रास बनाने हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री जी की योजना है। मैम, आपने टीबी मरीजों के लिए मदद की बात की, सहायता की बात की, उन्हें आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन हम देखते हैं कि टीबी के साथ एक समाजी जो है कलंक जुड़ा है, स्टिग्मा जुड़ा है। टीबी के मरीज को अक्सर देखा है कि उसे छोड़ दिया जाता है, इसे टीबी है, इसके संपर्क में नहीं आना, इससे बात नहीं करनी। तो ये कहाँ तक ठीक है और किस तरह से समाज को इस बारे में जागरूक किया जा सकता है? देखिए, टीबी को लड़ने के लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, जो हमारे सोसाइटी में हमें पहुंचानी है, हर लेवल पे पहुंचानी है, स्कूल्स में जाके पहुंचानी है। एवरीबडी शुड बी अवेयर कि ये बीमारी है क्या, फैलती कैसे है। तो इन्फेक्शियस डिजीज है, नो डाउट। एयरबॉर्न है, जो हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है और इसका बहुत ज्यादा फैलने का रेट है। जैसे एक टीबी का पेशेंट है, वो एक साल में कम से कम 10 से 15 लोगों को ये बीमारी फैलाता है अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता। तो इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ये है, पेशेंट को हमने डायग्नोज करके जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट पे डालना है। ऐसा देखा गया है कि अगर हम एक पेशेंट हमारा जो आता है जिसको हम नोटिफाई करते हैं, उसके पीछे 3 ऐसे पेशेंट होते हैं जो नोटिफाई नहीं होते। ये बीमारी इस टाइप की है कि लोग फॉरवर्ड नहीं आते, अपने आप को जांच नहीं करवाते हैं। अगर वो नॉर्मल सी खांसी भी होगी, वो कहेंगे ये नॉर्मल सी खांसी है, इसको ठीक है, मुझे हो गया, मैंने ले ली दवाई, खुद से ले ली, केमिस्ट से ले ली, और पेशेंट घर में रहता है, हो सकता है उसको टीबी ही हो। तो इसके लिए इसमें ये जागरूकता की जरूरत है कि पेशेंट जो है वो डायग्नोसिस के लिए आए और दवाई ले। इसके लिए वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखा गया कि 60% जो लोग हैं वो तो आते ही नहीं है अपनी जांच कराने के लिए। इसका मतलब अगर देखा जाए, जैसे जम्मू की बात करूं, जम्मू डिवीजन में पिछले साल हमारा 9000 का टारगेट था कि जो हमने पेशेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। 9000 में से 8600 केसेस हम आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन इसके पीछे, हर एक पेशेंट के पीछे बहुत पेशेंट हैं जो नहीं आते। हर एक पेशेंट के पीछे 2 पेशेंट्स जो हैं, आप ये सोच के चले, जो
नहीं आए हैं टीबी नोटिफाई होने के लिए। यकीनन ही कई ऐसे लोग होंगे जो इनके संपर्क में रहे होंगे लेकिन वे आगे हाँ, नहीं आए। बिल्कुल। और हर पेशेंट की क्षमता रहती है 10 से 15 पेशेंट अगर अनट्रीटेड है वो, तो वो उनको आगे टीबी फैलाएगा। तो ये इसमें फैलने की बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए ये डिजीज के साथ स्टिग्मा जो लोग लेके चलते हैं, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है कि स्टिग्मा नहीं लें। इससे बेटर ये है कि पेशेंट एक तो डाइट अपनी अच्छी ले, हमेशा पोषण का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें डाइट, रेस्ट और आजकल का जो तनावपूर्ण माहौल है उससे दूर रहें। और साथ में अगर लक्षण होते हैं तो उसमें छुपाएं नहीं, डरे नहीं, उसकी जांच कराएं और ट्रीटमेंट समय से लें। तो वो ही एक इम्पोर्टेंट इसका टेक होम मैसेज है। टीबी का जो प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस हम कहते हैं कि टीबी कितना हमारी सोसाइटी में प्रचलित है, उसका जो प्रेवलेंस रेट इंडिया में 31.4% है। इसका मतलब है कि हर तीसरा व्यक्ति है इस देश में वो टीबी का जरासीम उसकी बॉडी में है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि एवरी थर्ड पर्सन ही कैरीज द टीबी इन्फेक्शन। अब ये जरूरी नहीं है कि उसको ये डिजीज आगे जाके स्प्रेड हो। इन्फेक्शन का जरासीम तो है अंदर हर तीसरे व्यक्ति में, लेकिन उसमें ये डिजीज कब उभर के आएगी, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उसके न्यूट्रिशन में फर्क आ गया, वो मेलनरिश्ड हो गया या और कोई बीमारी से जूझ रहा है, उसको डायबिटीज होगी, उसको हाइपरटेंशन होगी, उसको HIV के लक्षण आ गए। तो अगर ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये एड ऑन हो जाते हैं तो ये बीमारी जो है वो उभर के आएगी। नहीं तो ये बीमारी का जो जरासीम है वो डॉर्मेंट रहेगा, वो अंदर ही है, लेकिन उभर के ये डिजीज तभी बनेगी जब उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। डॉक्टर ज्योति, क्या ये जो बीमारी है टीबी, क्या ये जीवन भर की बीमारी है जैसे डायबिटीज होती है, या इसको ठीक किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है? इस बीमारी को यकीनन दवाई के साथ खत्म किया जा सकता है। जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं आजकल और जो गवर्नमेंट की तरफ से रजीम है टीबी की, वो यकीनन इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन पेशेंट को ये देखना है कि एक अपनी डाइट का ध्यान रखे और फुल ट्रीटमेंट ले और उसका आगे फॉलो अप भी करता रहे कि जैसे ट्रीटमेंट तो ले लिया, उसके बाद भी इसमें जांच की जरूरत होती है। एक पहली जांच जैसे 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, इसका टाइम पीरियड है जो पेशेंट को हम समझाते हैं। तो उस हिसाब से पेशेंट अपनी जांच भी करवाता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने घर वालों की जो इसके कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं उनकी भी जांच बहुत जरूरी है। वो पेशेंट कई बार निगलेक्ट करता है या छुपाता है, वो खुद तो खा रहा है टीबी की दवाई लेकिन वो घर वालों के साथ शेयर ही नहीं करता। उससे क्या होता है कि जो घर वाले उसके कॉन्टेक्ट में तो रहते हैं लेकिन उनको दवाई नहीं मिलती। तो जो टीबी के कॉन्टेक्ट्स होते हैं जिनको लक्षण भी नहीं है लेकिन उनको भी हम 6 महीने के लिए सिंपल सी छोटी दवाई डालते हैं ताकि वो पेशेंट को भी टीबी के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी इस बीमारी से बचें। हम सभी जानते हैं कि टीबी जानलेवा बीमारी है, तो इसका जो अर्ली डिटेक्शन है वो कितना जरूरी है, और अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता तो क्या ये जानलेवा स्तर तक पहुंच सकता है? बिल्कुल, आपने ठीक बोला। ये जो है बीमारी, इसका अर्ली डायग्नोसिस ही इसका एक वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितनी जल्दी ये डायग्नोस होगी और पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा, फुल ट्रीटमेंट लेगा अलॉन्ग विद गुड न्यूट्रिशन, तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। नहीं तो फिर ये धीरे धीरे लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करके तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, जो मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फिर आगे बढ़ जाती है। डॉक्टर ज्योति, ये जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर एक बारी किसी ने इसका इलाज करा लिया है तो कितने चांसेस हैं कि उसको दोबारा ये बीमारी हो सकती है? इसमें तो चांसेस इसके काफी कम हो जाते हैं। अगर एक बारी पेशेंट ने एडिक्वेटली ट्रीटमेंट और फुल ट्रीटमेंट ले लिया है और विद प्रॉपर फॉलो अप है तो फिर इसमें ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं रहती है। इसके बाद परहेज हैं, जो डाइट अपनी अच्छी लेनी है और कॉन्टेक्ट्स का भी ध्यान रखना है कि अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भी एंटीबायोटिक का वो कोर्स होता है वो उसने किया है, और अपनी बाकी जांच डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, वो टाइम टू टाइम पेशेंट करवाता रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये आगे जाके कोई दिक्कत देने वाली, बस इसको अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ही इसका इलाज है। डॉक्टर ज्योति, इलाज के बारे में आपने हमें बताया कि पहले 6 महीने तक इसका इलाज जो है वो कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। समाज में एक आम धारणा है कि इसका इलाज बीच में रुकना नहीं चाहिए, यदि ये रुक जाए तो फिर इसे पहले से शुरू किया जाता है। तो ये कितना सच है, आप प्लीज हमारे सुनने वालों को इस बारे में बताएं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज वही है कि पेशेंट को जब हम दवाई पे डालते हैं तो उसको पूरा समझा देते हैं कि ये तुम्हारे सिम्टम तो ठीक हो जाएंगे। तुम जैसे ही पेशेंट दवाई लेना स्टार्ट करता है तो पेशेंट अपने आप को बेटर फील करता है, क्योंकि उसके जो जरासीम है वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं और वो घातक नहीं रहते हैं। तो पेशेंट सोचता है मैं तो अब ठीक हूँ, अब मेरे को 6 महीने की क्या जरूरत है दवाई लेने की। लेकिन ऐसी धारणा बहुत गलत है। इसी वजह से ये पेशेंट जो है बाद में रेजिस्टेंस के केसेस बन के निकल आते हैं, जो जिसको हम DRTB कहते हैं। DRTB हुआ कि और खतरनाक पेशेंट वो बन के आ जाते हैं क्योंकि उसकी इन दवाइयों से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो जो पेशेंट
पेशेंट जैसे ही हमारे पास आता है, डायग्नोस होता है, पेशेंट को डॉक्टर की भी माननी चाहिए सलाह। पूरा कोर्स जो है 6 महीने का अगर बोला है तो पूरा 6 मंथ्स का उसको कोर्स करना है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो एक रेजिस्टेंस केस बन के हमारे सामने नहीं आए। रेजिस्टेंस केस में फिर उसको अभी तो 4 दवाइयां हम दे रहे हैं, उसके बाद उसको मल्टीपल ड्रग्स देनी पड़ती हैं और फिर उसकी एक के बाद एक एंटीबायोटिक से उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है, तो फिर वो ठीक नहीं रहता और डीआरटीबी के केसेस फिर इसी तरह पे निकल आते हैं। डॉक्टर ज्योति, की जो टीबी की ये बीमारी है, क्या कोई स्पेसिफिक एज लिमिट होती है, या बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगी या बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलेगी, या किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये हो सकती है? ये जो बीमारी है किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, ये तो ठीक बात है। लेकिन अगर देखा जाए जो सर्वे हमारा 2019 से 2021 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली ये बीमारी एक तो मेल्स में ज्यादा पाई जाती है, 3 गुना इसके जो चांसेस हैं वो फीमेल से ज्यादा मेल्स में पाए जाते हैं। दूसरा ये जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। जैसे मोर देन 60 इयर्स जो एज ग्रुप है उसके अंदर ये फिर बीमारी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी धीरे धीरे विद एज रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है, एक बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आजकल हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन जो चल रही है वो है 100 डेज टीबी कैंपेन। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो स्टार्ट हुआ है। वो कैंपेन अभी सिर्फ जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ इन डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुआ है, और भारतवर्ष में देखा जाए तो ये आउट ऑफ 725 डिस्ट्रिक्ट्स ये हमारी 347 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया 7 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ है, और ये कैंपेन जो है हमारी 100 डेज के लिए चलेगी। ये 17 फरवरी तक चलेगी और 24 फरवरी को ये कल्मिनेट होगी। कैंपेन का जो मुख्य है वो है इसमें जो कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको चुना गया है कि जिसमें ये हमने टीबी के लक्षण के लिए उनको स्क्रीन करना है। उसके अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है हमने जो पॉपुलेशन अपनी स्क्रीन करनी है उसमें मोर देन 60 इयर्स के लोग लेने हैं। जो भी हमारे घरों में मोर देन 60 ईयर के लोग हैं। नंबर 2 जो मेलनरिश्ड है, मेलनरिश्ड का मतलब जो कमजोर हैं, अंडरवेट हैं, वो लोग इंक्लूड करने हैं। जो पेशेंट डायबिटीज के हैं, जो डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, HIV के लोग हैं, कुछ स्मोकर्स हैं जो हमारे घरों में या सोसाइटी में हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, या जिनको पास्ट हिस्ट्री है टीबी की 5 साल से पुरानी, या जिन्होंने पहले दवाई ली हुई है, और हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट हुए जिसके घर में कोई ऐसा मरीज है जो टीबी की दवाई ले रहा है, उसके कॉन्टेक्ट के लोग जो हैं। ये 8 कैटेगरी के जो लोग हैं इनको इंक्लूड किया गया है। ऐसा देखा गया है, ये इसलिए इंक्लूड किया गया है 8 कैटेगरी के लोग क्योंकि इन्हीं कैटेगरी में इन लोगों में 80% से ज्यादा टीबी के केस पाए जाते हैं। 80% इसी पॉपुलेशन में हमारे टीबी के लोग हैं। इनको स्क्रीन करना है घर घर जाके। पहले हमारी आशा वर्कर्स लगी हैं, हमारी ANMs काम कर रही हैं, इस पे पूरा हेल्थ सिस्टम काम कर रहा है। इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है और इसके बाद सबसे पहले इन सब का हमने एक्सरे कराना है, क्योंकि एक्सरे जो है वो ज्यादा जल्दी टीबी के जरासीम का जो असर एक लंग्स पे हुआ था वो पकड़ लेता है। तो इन सारी पॉपुलेशन को चाहे कोई सिम्टम है या नहीं है तब भी इनको हमने एक्सरे कराना है। एक्सरे के बाद जिसको एक्सरे में कोई लीजन आता है, कोई बदलाव दिखाई देता है, उसका फिर हमने ये जो हमने नेट टेस्ट की बात की थी वो नेट टेस्ट करना है, और फिर कोई पॉजिटिव निकलता है तो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट पे डालना है। तो ये मुख्य जो एम है इस 100 डेज कैंपेन का वो है जो हमारा 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें हम चाहेंगे कि सभी स्टेक होल्डर्स, इसमें सभी सोसाइटी के बाकी भी महकमे जो हैं वो साथ हम मिलजुल कर काम करेंगे। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, पंचायती राज की इन्वॉल्वमेंट है, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, रेडियो अवेयरनेस की जरूरत है, इसमें रिलीजियस लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरत है, लोकल लीडर्स हुए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रेड क्रॉस हुई, रोटरी, लायंस क्लब है, और सोशल मीडिया, और जो टीबी चैंपियन हम कहते हैं जिसने पहले टीबी की दवाई खाई हो और आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो अपना व्यू देता है लोगों के सामने कि देखो मैंने टीबी की दवाई खाई थी और आज मैं बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल हट्टा कट्टा ठीक अच्छे से काम कर रहा हूँ और एक रिस्पेक्टेबल जीवन जी रहा हूँ। तो इन सब लोगों की जरूरत है, जो ये सब स्टेक होल्डर्स हम इकट्ठे मिलके एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, लोगों को अवेयरनेस जनरेट करें इस बीमारी के लिए, और जो ये हमने 8 ग्रुप्स ऑफ पीपल सिलेक्ट किए हैं इन सब का एक्सरे हो जाए, और अगर इनमें से पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको हम ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी डाल दें, अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन अच्छे से गाइड करें, ताकि हमारे जल्दी से जल्दी पॉजिटिव पेशेंट्स जो निकलते हैं उनको ट्रीटमेंट डाल के और इनका समाधान हो
हो सके। इस अभियान को सफल बनाने में आम नागरिक किस तरह से अपना योगदान दे सकते? आम नागरिक को अवेयरनेस की जरूरत है। इसके लिए साइंस एंड सिम्टम्स की अवेयरनेस की जरूरत है। जो स्टिग्मा इसके साथ इन्वॉल्व है, उससे स्टिग्मा को हटाना है। हमें स्टिग्मा नहीं लेके चलना है कि टीबी की बीमारी है तो वो क्या हो जाएगा। इससे बेहतर है कि इसकी अवेयरनेस हो, ये बीमारी फैलती कैसी है, क्या हमारे में कमी रहती है जो फैलती है, और उसका लक्षण जो है वो जल्दी से जल्दी उसकी जांच कराई जाए, और अगर पॉजिटिव है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन, वो पेशेंट उसका जो मेडिसिन है वो ले और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। तो इसलिए न्यूट्रिशन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को डायबिटीज है, स्मोकर है, अल्कोहलिक है, ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनसे हमें बचना है ताकि ये डिजीज हमारे उभर के नहीं आए। डॉक्टर ज्योति, 100 डेज का ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें खास तौर पर आपने जैसे हमें अभी बताया भी कि 8 विशेष प्रकार के समूह हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो आने वाले जो दिन है ये मार्च तक चलेगा ये अभियान। तो क्या कुछ टारगेट लेकर आप चल रहे हैं इस अभियान के लिए? इस अभियान के लिए जो हमारे इंडिया का टारगेट है, जो 347 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है, इसमें जो टारगेट है 2 लाख न्यू केसेस शुड कम फॉरवर्ड। 2 लाख जो है नए केसेस वो आने चाहिए हैं पॉजिटिव, इस मुहिम के तहत निकलने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेशेंट निकले पॉजिटिव और दे शुड बी पुट ऑन ट्रीटमेंट। ये इसका एम है। 50,000 पंचायत जो हैं वो फ्री होनी चाहिए। अगर जम्मू में देखा जाए, इस वक्त जम्मू डिवीजन में 2105 हमारी पंचायत हैं, जिसमें ऑलरेडी 466 पंचायत जो हैं वो टीबी फ्री हैं, लेकिन इनको हमने और इंक्रीज करना है। तो टीबी फ्री पंचायत हो और मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव निकले जो हम ट्रीटमेंट पे डाले जाएं, ये एक एम है इसका। मैम, पूरी दुनिया में 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए, लेकिन हमारा भारत जो है वो 2025 में ही टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये जो 100 दिन का अभियान है, ये कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस दिशा में? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है 100 डेज की, इसीलिए ये इंटेंसिफाइड एक्टिविटी की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि मैक्सिमम पेशेंट्स इस मुहिम के द्वारा हम निकाल पाए और उनको ट्रीटमेंट पे डालें। तो इससे हमारा ये लक्ष्य जो है, हम लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचेंगे। डॉक्टर ज्योति, आपने समय निकाला और खासतौर पर इस समय, चूंकि आप बहुत व्यस्त हैं इस अभियान को लेकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, हमारे श्रोताओं को जागरूक बनाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्टेट टीबी ऑफिसर डॉक्टर ज्योति जॉली से टीबी रोग के संबंध में विशेष बातचीत। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया है गोकुल वर्मा ने। वाचक एवं सह संपादक विजय बजाज और अभिलाषा शर्मा, संपादक एन गुलचंद रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा।